Hi friends, I'm Advocate Jaya Sheva once again in front of you. मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्रेशन। इससे पहले कि आपने मेरे और भी वीडियोस देखे हुए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जया शेवा, जो कि यूट्यूब पे है। जैसे कि मैंने बोला यूट्यूब चैनल है, तो उस पे और भी वीडियोस हैं, जैसे कि बेल, जो कि अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है। उसके अलावा मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन पे भी डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं। You can go through them and you can understand how these things work and how can you utilize your rights and what are your rights in India. तो मेरा ये ऐसे वीडियोस लेके आने का मेन मकसद यही है कि सबको पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं और वो लॉ को कैसे उनके खुद के फेवर में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया, आर्बिट्रेशन है। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। सपोज अगर कोई लीगली लॉ के थ्रू या कोर्ट के थ्रू ना जाना चाहे, तो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जिसमें और भी चीज़ें आती हैं आर्बिट्रेशन के अलावा मीडिएशन होता है, कंसीलिएशन होता है, और मीडिएशन, कंसिलिएशन और नेगोशिएशन भी होता है। तो आप चाहें तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके जो ट्रांजैक्शन है उस पर सूटेबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें आर्बिट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, कोई भी कोर्ट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, कोई पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता कि भाई हमारा जो केस है वो कोर्ट में जाए। हर कोई चाहता है कि शॉर्ट में निपटा ले, क्योंकि हर किसी को पता है कि कोर्ट के डिसीजन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है और पैसा भी काफ़ी इन्वेस्ट हो सकता है और टाइम भी लगता है, एनर्जी भी इन्वेस्ट होती है। तो हर कोई इसी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई ऑल्टरनेट तरीका हो जिसे इस्तेमाल करके वो इन कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच सकें। तो जो ऑल्टरनेट तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया, मीडिएशन, कंसीलिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, तो उनमें से एक आर्बिट्रेशन है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगी। आर्बिट्रेशन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सपोज अगर आप पार्टनरशिप की कोई डीड है, आपस में दो पार्टनर्स हैं, उनकी कोई बातचीत हुई होगी, तो उनके बीच में अगर कोई अग्रीमेंट है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अगर हम में कोई भी डिस्प्यूट हो तो हम कोर्ट में एकदम से ना जाएं, पहले हम किसी ना किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लें, आर्बिट्रेशन के थ्रू हम अपने डिस्प्यूट्स को पहले रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तो फिर वो अपने जो भी उनका अग्रीमेंट है उसमें आप अपने इस क्लॉज को या उसके लिए एक सेपरेट अग्रीमेंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा सब तरीके के सिविल मैटर्स आ गए, उसमें आर्बिट्रेशन का आप एडवांटेज ले सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी आर्बिट्रेशन का स्कोप है, वो अलाउड है आर्बिट्रेशन का सहारा लेना। इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, टाइम बार्ड डेट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स हो गए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गई। ज़्यादातर देखा होगा आपने, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई जॉब करने जाता है तो सबसे पहले वो एक अग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज ज़रूर होता है। और ज़्यादातर कंपनीज़ का यही कोशिश रहती है कि वो जो आर्बिट्रेशन का जो जूरिसडिक्शन है वो अपने ही एरिया में रखें। इससे क्या होता है कि अगर उनको आर्बिट्रेशन बिठानी भी पड़ी, उनको कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना भी पड़ा, तो उनको ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो, उनके अपने ही शहर में इशू रिजॉल्व हो जाए। और ऐसे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप आर्बिट्रेशन का सहारा नहीं ले सकते, लॉ ने अलाउ नहीं किया है। वो मैटर्स हैं जैसे टैक्स मैटर्स हो गए, इसके अलावा टेस्टामेंट्री मैटर्स, जैसे कि अगर किसी का विल की इशू है, विल वाले डिस्प्यूट्स हो गए, तो वो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, उस मैटर्स हैं, उनको भी आप आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए अलग ऑप्शंस होते हैं। क्रिमिनल मैटर्स हो गए, गार्जियनशिप हो गया, अगर आप किसी का अडॉप्शन को लेके कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट्स है, तो उसको भी आप दूसरे तरीके से ही रिजॉल्व कर पाएंगे, आर्बिट्रेशन में आप उसकी हेल्प नहीं ले पाएंगे। ट्रस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में बड़े बड़े मैटर्स हैं, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू नहीं, अगर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या छोटे मोटे मैटर्स हैं वो आर्बिट्रेशन में आप लेके जा सकते हैं, बट जो मेजर इश्यूज हैं वो आर्बिट्रेशन में कवर नहीं होंगे।
तो जैसा कि हमने बताया कि हर कोई कोर्ट से बचना चाहेगा, तो आर्बिट्रेशन का सबसे पहला बेनिफिट जो हम देख सकते हैं वो है कि वो टाइम बचाता है सबसे पहले, ठीक है। आपका टाइम कम लगेगा, आपको जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, आर्बिट्रेटर आप अलग से अपॉइंट करेंगे तो यू विल गेट अ स्पेशल अटेंशन एंड ही विल बी एबल टू गिव यू द टाइम एंड ही will be able to resolve your issue in as quickly as possible for both the parties and the arbitrator himself, ठीक है। ये हो सकता है कि आपकी 2 या 3 बार बैठने से ही आपकी बात पूरी हो जाए, पार्टीज की जितना जल्दी वो एक आपस में रिजोल्यूशन पॉइंट पे पहुंचेंगे उतना जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा इसमें पैसा भी बचता है, जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं और डेट्स वगैरह पड़ती रहती हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप चाहें तो आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें अपने हिसाब से, तीनों आपस में आर्बिट्रेटर जो होते हैं पैनल जो हो या सोल आर्बिट्रेटर हो, और दोनों पार्टीज आपस में बैठ के प्लान कर सकते हैं थिंग्स को अपने हिसाब से, तो उनको कोर्ट के हिसाब से या प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत रिजिड है। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्बिट्रेशन का सहारा लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट में सेपरेट क्लॉज ऐड करना पड़ेगा कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स फर्स्ट वी वुड लाइक टू रिजॉल्व इट थ्रू आर्बिट्रेशन हैविंग अ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस एंड दिस स्टेट और सिटी व्हाटएवर सूट्स यू। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक सेपरेट आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बना सकते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो भी सूटेबल हो, जो भी जायज़ हो, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द आर्बिट्रेशन इज दैट both the parties may agree to appoint a sole arbitrator of or a panel of arbitrators। तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो दोनों पार्टीज जो होती हैं उन दोनों के अग्रीमेंट पे ही पे अपॉइंट होगा। सपोज दोनों में से कोई एक पार्टी अगर मान नहीं रही है कि हम इसको अपॉइंट कर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो दे विल हैव टू फाइंड अनदर आर्बिट्रेटर टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। तो इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी पसंद का जज, एक तरीके से वो जज ही होगा ना जो इशू रिजॉल्व करेगा, तो आप अपनी पसंद का जज ढूंढ सकते हैं और अपने कंसेंट से आप अपॉइंट करवा सकते हैं। और आर्बिट्रेटर उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है, इम्पॉर्टेंट कंडीशंस कुछ हैं आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने की और आर्बिट्रेशन की। जैसे कि मैंने बताया कि भाई दोनों का जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है वो दोनों पार्टीज़ के कंसेंट से होना चाहिए, और आर्बिट्रेशन का कोई भी रिलेशन या वो भी किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, एक्सप्लेन्ड है कि किस किस तरीके से अगर वो रिलेटेड है तो वो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आर्बिट्रेटर अपना कंसेंट भी देना कि मैं आपका आर्बिट्रेटर बनने के लिए तैयार हूँ, तो उसके वो भी इम्पोर्टेंट है और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए। और जो आर्बिट्रेटर है ही शुड बी डिसइंटरेस्टेड एंड इम्पार्शियल, यानी आपको अगर कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, या उसका कोई भी आप में या आपके किसी भी जो भी वो फैसला लेता है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इम्पार्शियल यानी दोनों पार्टीज़ को लेके वो अनजान होना चाहिए, दोनों के लिए न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो अब जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा, क्योंकि दोनों की मर्जी से अपॉइंट हुआ है, वो डिसीजन बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के लिए, ठीक है। तो जो प्रोसेस होना चाहिए, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है आर्बिट्रेशन के दौरान, जो आर्बिट्रेटर होता है उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इट शुड बी अ रैशनल प्रोसेस, कि भाई दोनों को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। बोथ द पार्टीज शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड टू प्रेजेंट देयर केस। दोनों पार्टीज को अपनी बात कहने का और अपने जो भी वो बात कहना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी अपनी तरफ से उनको अपनी साइड की बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ऑल्सो द एविडेंस आर टेकन एंड आर्ग्यूमेंट्स आर हर्ड, यानी जो एविडेंसेस वो देते हैं, अगर किसी वो विटनेस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कोई है, कोई अपना पॉइंट पेश करना चाहते हैं, तो वो भी दोनों पार्टीज को बराबर मौका मिलना चाहिए। उसके बाद जो आर्बिट्रेटर है या जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंट करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं पूरे केस की, पूरा समझते हैं कि बात किस चीज़ पे हुई और उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया। एनालाइज करने के बाद वो लॉजिकल रीज़न देते हैं कि हमने ये जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है
जो वो डिसीजन लेते हैं उनको आर्बिट्रेटरल अवार्ड कहते हैं। तो जो भी उन्होंने अवार्ड डिसाइड किया है या जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसके पीछे लॉजिकल रीजंस क्या है, और जो फाइनल डिसीजन वो लेते हैं जैसे कि मैंने बताया उसको आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। दो ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड देने के लिए उनको लॉजिकल रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि कहीं पे भी मेंशन हो अग्रीमेंट में या कहीं पे भी किसी क्लॉज में लिखा हुआ हो कि आर्बिट्रेशन अवार्ड देने पर जो आर्बिट्रेटर है या पैनल्स ऑफ आर्बिट्रेटर है उनको लॉजिकल रीजन देने की जरूरत नहीं है, या फिर पार्टीज आर्बिट्रेटर को बोलें कि हम लोगों ने बाहर ही आर्बिट्रेटर के अलावा ही हम दोनों ने आपस में बातचीत करके इशू रिजॉल्व कर दिया है, तो इसमें भी उसको लॉजिकल रीजन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि भाई जो भी आर्बिट्रेटर, आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें या उससे ज़्यादा करें, हमेशा जो आर्बिट्रेटर्स का नंबर है वो अनइवन होना चाहिए। जैसे कि एक आर्बिट्रेटर हो गया या 3 हो गए या 5 हो गए, ठीक है। और जब भी वो अवार्ड कोई डिसाइड करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेटर के जो एसेंशियल्स हैं आर्बिट्रल अवार्ड के, वो अब मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो ओरल नहीं माना, अगर ओरल दिया जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो भी डिसीजन है जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए। उस पर इट शुड बी डेटेड, उस पर डेट वेट सब लिखा होना चाहिए, किस दिन कोई अवार्ड हुआ था, ये सब सारी डिटेल्स डेट टू डेट मेंशन होनी चाहिए। और उस जो आर्बिट्रल अवार्ड है एक स्टैम्प पेपर पे बना होना चाहिए, और जो इसके ऊपर जो सिग्नेचर होने चाहिए, जो सोल आर्बिट्रेटर है तो उसके होने चाहिए, या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है, फॉर एन इंस्टेंस 3 है, 5 हैं, 7 हैं, जितने मर्जी हों, तो उन सब के साइन होने चाहिए। फॉर एन इंस्टेंस अगर सबके साइन नहीं हो पाते तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पैनल, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर साइन हो तो वो काफ़ी है। इसमें रीजंस भी होने चाहिए कि आर्बिट्रल अवार्ड देने के रीजंस क्या है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एन इंस्टेंस अगर वो पार्टीज़ कहती हैं कि हमने बाहर जाके रिजॉल्व कर लिया है, या कहीं पे मेंशन्ड है इनके अग्रीमेंट में या कहीं पे क्लॉज है कि भाई अवार्ड देने के लिए लॉजिकल रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी रिटन होगा उसमें लॉजिकल रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी ट्रिब्यूनल है उसके एविडेंस एंड कंक्लूजन भी रिटन में होने चाहिए, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है, वो ज़रूर मेंशन होना चाहिए, ताकि फॉर एन इंस्टेंस अगर आगे जाके ये मामला कोर्ट में जाता है तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट डिसाइड हो सके कि भाई कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये जो भी आर्बिट्रेशन आता है, आर्बिट्रल डिसीजन आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें जो आर्बिट्रेटर है उसका अपॉइंटमेंट कोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स या हाई कोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो यू कैन रेफर टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, और आप अपने लॉयर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको रियली हेल्पफुल लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन विद इन 1 or 2 days। और इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि किसी को भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप मतलब कुछ भी नॉलेज किसी को गेन होती हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड please stay tuned. I'll come up with more interesting topics that might be really useful for you, and I hope मेरी लैंग्वेज जो भी है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कंफर्टेबल है। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी through comments or email. My email is also mentioned in my contact details. Thank you so much. Stay healthy, stay safe. Take care. Bye bye.